हेलो, नमस्कार, संध्या वंदन। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस सुख जूलॉजी क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। आज हम आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताएंगे हिंदी मीडियम में। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पुरानी परिभाषा ये थी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ये हाइड्रेट होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम एक कार्बन को लेकर के यदि पानी में डाल दें तो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ऐसा नहीं। ये बस ऐसे इसलिए परिभाषा रखी गई थी क्योंकि इनका इंपिरिकल फॉर्मूला CH2ON होता था, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वही अनुपात होता था जो कि वाटर मॉलिक्यूल में होता था। होते क्या है कार्बोहाइड्रेट? एक बात तो ये कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सबको विभिन्न कामों को करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? सूरज नाना से मिलती है। लेकिन हमारे अंदर खुद ये क्षमता नहीं है कि हम सूरज से आने वाली ऊर्जा को सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकें। ये संभव नहीं है कि हम धूप में बैठ जाएं तो हमारे शरीर में अपने आप जो है रोटी बन जाए। ये क्षमता सिर्फ हरे पौधों के हरे रंग में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में है कि वो सूरज की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, और अब उस कार्बोहाइड्रेट में से कुछ हिस्से को तो पौधे खुद इस्तेमाल करते हैं और कुछ फिर उसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्राणी इस्तेमाल करते हैं। तो इस मामले में हम सभी प्राणी हरे पौधों के मेहमान हैं इस पृथ्वी पर। कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा मिलती है, तो ये हमें इन्हीं से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब एक और मिसनॉमर बताएं आपको। जनरली हम लोग बोलचाल में कह देते हैं कार्बोहाइड्रेट या शुगर। सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं है। तो दो कैटेगरी हो गई, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि शुगर हैं और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि शुगर नहीं है। तो कौन से कार्बोहाइड्रेट शुगर हैं? जिसमें स्वीट इन टेस्ट हैं, स्वाद में मीठे हैं, पानी में घोल दिया जाए तो वो मीठे हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि नॉट स्वीट टेस्ट, मीठे नहीं है टेस्ट में। नंबर एक। दूसरी बात, कुछ जो शुगर वाले हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, रवेदार होते हैं, और जो नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट हैं वो एमॉर्फस होते हैं, आटे की तरीके से, पाउडर की तरह से होते हैं। तीसरी बात, ये जो शुगर हैं वाटर सॉल्युबल हैं, पानी में घुल जाते हैं, जबकि नॉन शुगर जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये पानी में नहीं घुलते हैं। तो हमें अपने विभिन्न कामों को करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। वैसे तो खाने की जितनी भी चीजें हैं उनमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट तो होता है, दाल में भी होता है, घी में भी होता है थोड़ा सा, लेकिन मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो उनमें पहले तो ये देखें कि जो स्वीट इन टेस्ट वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है ये ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इसमें मामले में महत्वपूर्ण है कि ये सीधे सीधे भोजन नली से एब्जॉर्ब होकर के खून में चला जाता है, तो ये सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट है इस मामले में। दूसरी तरफ ये है जैसे चीनी, तो चीनी भी वाटर सॉल्युबल है और ये भी रवेदार होता है, क्रिस्टलाइन, स्वीट इन टेस्ट होता है। इसके बाद नंबर आते हैं कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि नॉन शुगर हैं, जो कि क्रिस्टलाइन नहीं है, पानी में घुलनशील नहीं है, और इनमें सबसे पहले नंबर आता है ये आलू या पोटैटो। दूसरी बात जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं ये चावल और ये आटा, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, तो हमें ये इन्हीं से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रायः
हिंदुस्तान में लोग ये बात करते हैं कि किसी को यदि डायबिटीज हो जाए तो उसे कार्बोहाइड्रेट, आलू, चीनी और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। हम इसे अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि नहीं। बस इतनी बात है कि सामान्य स्थिति में तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जितना ब्लड में गया हर सेल को गया, और उसके बाद उसमें जो सरप्लस है वो लीवर में और मसल सेल्स में स्टोर हो जाता है, और फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उस स्टोर में से इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन डायबिटीज के लोगों में ये स्टोर नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं कि डायबिटीज के रोगियों को कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाना है। खाना है जितना शरीर की आवश्यकता है, और जितना आप रोजमर्रा की गतिविधियों से, चलने फिरने, दौड़ने, भागने से जितना आप कंज्यूम कर सकें उतनी कार्बोहाइड्रेट लेना आपको आवश्यक है। एक बात ये समझ लीजिए। तो अब आइए इस कार्बोहाइड्रेट की दुनिया में चलें। कितने तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनके क्या गुणधर्म हैं। और इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो ऐसे होते हैं जो कि सीधे सीधे, जैसे ग्लूकोज है, वो सीधे सीधे ब्लड में जाकर के सेल्स के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसे और अधिक स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, ब्रेकडाउन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। ये सिंगल यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। इन्हें और फर्दर ब्रेकडाउन की ज़रूरत नहीं है। ये हम भोजन के साथ लें, ब्लड भोजन नली से ब्लड में जाएंगे, ब्लड से सीधे सीधे सेल्स में ले जाएंगे, वहाँ इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। अब ये जो मोनोसैकेराइड हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें कीटोन ग्रुप होता है, CO, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO होता है। और फिर अब ऐसा देखा गया है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, नॉर्मली तो इनमें CH2O फार्मूला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 का अनुपात होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। डीऑक्सीराइबोज शुगर C5H10O4 होता है, और वहीं लैक्टिक एसिड C3H6O3 होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो एक एसिड है। तो परिभाषा क्या होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की? परिभाषा ये है बायोकेमिकली कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और देयर डेरिवेटिव्स एसिटल और कीटल। कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और उसके अलावा कम से कम एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, या इनके डेरिवेटिव एसिटल या कीटल होंगे। अब मोनोसैकेराइड जो हैं ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7 कार्बन से मिलकर बने हुए हो सकते हैं। एक तो कैटेगरी हो गई जिसमें कीटोन ग्रुप है, जिसका उदाहरण है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो चीनी है जो कि फलों में पाया जाता है। फलों के में जो मिठास होती है वो सामान्य चीनी से आपने देखा होगा हल्की सी अलग होती है। उसमें मिठास के साथ साथ हल्का सा नमक का भी स्वाद होता है, साल्टी। फ्रुक्टोज जो होता है मीठा भी होता है, लेकिन उसके साथ हल्का सा, बहुत हल्का सा उसमें नमकीन स्वाद भी होता है। दूसरी तरफ एल्डोज, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट के मिलने से बनते हैं। अब ये मुख्यतः जो सेल में पाए जाने वाले 3 मुख्य हैं। एक तो सुक्रोज जो गन्ने की चीनी है या चुकंदर से भी बनती है, तो ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल से मिलकर के बनती है 1,4 अल्फा बॉन्ड से। दूसरा है माल्टोज। माल्टोज में 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी 1,4 अल्फा लिंकेज से जुड़े होते हैं। तीसरी है लैक्टोज जो दूध में पाई जाने वाली चीनी है। लैक्टोज में एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल होता है, एक ग्लूकोज, और ये 1,4 बीटा लिंकेज से जुड़े रहते हैं। ये अल्फा लिंकेज, बीटा लिंकेज अभी आपको बताएंगे। इसके बाद नंबर आता है पॉलीसेकेराइड्स का। पॉलीसेकेराइड्स
जो कि बहुत सारे यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, 500, 1000, 2000, 3000, 4000। और इसमें जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उसमें दो हैं। एक तो सेलुलोज। सेलुलोज जो है प्लांट सेल्स का सेल वॉल बनाता है। इसमें बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं एक लाइन से, और ये 1,4 बीटा लिंकेज से जुड़े रहते हैं। दूसरी तरफ जो आटे और चावल में पाया जाता है उसको कहते हैं स्टार्च। स्टार्च जो है ये भी स्टोरेज फॉर्म है, और स्टार्च के रूप में बीज में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है जिसे बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो एमाइलोज होता है और एक एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट एक लंबाई में जुड़े रहते हैं। एमाइलोपेक्टिन में लंबाई में जुड़े हुए हैं और उसके बाद बीच में ब्रांचिंग पाई जाती है 1,4,6 अल्फा लिंकेज के द्वारा। हम लोगों में एनिमल्स में जो स्टोरेज फॉर्म है वो है ग्लाइकोजन। इसमें भी बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें ये भी ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच चेन है, तो 1,4 अल्फा लिंकेज भी होता है, इसमें 1,6 अल्फा लिंकेज, और इसमें ब्रांचिंग एमाइलोपेक्टिन से ज्यादा होती है। अब आइए इनके बारे में विस्तार से बात करें। तो मोनोसैकेराइड पे आए पहले, जो कि सिंगल यूनिट से मिलकर के बने हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 4 मुख्य हैं जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। एक तो है मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, और इसमें पुनः ये सभी के सभी C6 हैं। तो इनमें फिर आप कहेंगे कि जब सब C6H12O6 हैं तो इनके स्ट्रक्चर में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जैसे 6 कार्बन एक लाइन से जुड़े हुए हैं, इनमें एक तरफ H होगा, एक तरफ OH होगा। तो दूसरे से लेकर के 5वें तक में H यदि इधर की तरफ है तो उसको एक पोजीशन कहेंगे, और H यदि इधर की तरफ है तो इसको 2 पोजीशन कहेंगे। ये ख्याल रखिएगा, इस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर सारी जिंदगी याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो जैसे मैनोज है, मैनोज का फॉर्मूला है 2-2-1-1, 2-2-1-1। गैलेक्टोज है, इसका फॉर्मूला 1-2-2-1, 1-2-2-1। ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला है 1-2-1-1, 1-2-1-1। अब इसमें इसके 2 आइसोमर्स होते हैं, और ये आइसोमर जो हैं जनरली आइसोमर्स में जो फंक्शनल ग्रुप का नंबर है वहां से हम जोड़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एल्डिहाइड है, लेकिन वहां से नहीं, इसमें जो सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है उसके पास वाले कार्बन में, ध्यान दें आप, ये एक नया नियम है, जो किनारे वाला सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है उसके पास वाले कार्बन में यदि H इधर की तरफ है तो उसको डी फॉर्म कहेंगे, और यदि H इधर की तरफ है तो इसको एल फॉर्म कहेंगे। तो ये 2 आइसोमर्स हो गए, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। ये ध्यान दीजिए कि ये जो है, जो डी और एल फॉर्म है वो अलग हैं। वो तो प्लेन पोलराइज लाइट के लिए ऑप्टिकल रोटेशन, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी के हिसाब से वो अलग टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे सिर्फ ये बात है कि सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप के पास वाले कार्बन में हाइड्रोजन यदि इधर की तरफ है तो वो एक पोजीशन है, और हाइड्रोजन यदि इधर की तरफ है तो वो इधर की तरफ है तो वो डी फॉर्म कहलाया जाएगा, और इधर की तरफ है तो वो
एल फॉर्म कहलाया जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लूकोज की सिर्फ 10% प्रॉपर्टीज स्ट्रेट चेन फार्मूला से एक्सप्लेन की जा सकती हैं। 90% प्रॉपर्टी जो है रिंग फार्मूला से ही एक्सप्लेन हो पाती हैं, और एक्चुअली जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट चेन है ही नहीं, 90% तो वो रिंग फार्मूला है। अब आप पूछेंगे ये क्या मतलब है भाई, रिंग फार्मूला क्यों हो गया? बात ये है कि वैसे तो हम सीधे सीधे ये स्ट्रेट चेन बना देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कार्बन के वैलेंसी बॉन्ड में बॉन्ड एंगल उसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट। यानी कि जैसे एक ये कार्बन है, दूसरा कार्बन है, अब तीसरा वाला कार्बन जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट पे होगा। तो वास्तविक जो एंगल है क्या होगा, यदि हम चांदा लेकर के बनाने शुरू करें, ये कार्बन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो तीसरा जो है ये 109 डिग्री के हिसाब से यहाँ पे आएगा, चौथा वाला जो है 109 डिग्री के हिसाब से यहाँ पे आएगा, पांचवा यहाँ पे आएगा। तो इससे क्या होता है कि ये जो चौथे और पांचवें नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो पहले नंबर के कार्बन से जुड़े हुए ऑक्सीजन के करीब आ जाता है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसलिए या तो इस हाइड्रोजन के या इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक तो फिशर फार्मूला दिया गया, और फिशर फार्मूला में उन्होंने ये कहा कि इसमें ये जो 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर का जो, अब ये वैसे देखने में लग रहा है कि बहुत दूर है, लेकिन ये दूर नहीं है, यहां आप देख रहे हैं कि पांचवा जो है बहुत पास में है। तो ये पांचवें नंबर का हाइड्रोजन जो है इसके ओ से जुड़ जाता है, और इसका ओ बीच में रुक गया, तो इससे एक रिंग टाइप का फार्मूला बन गया। अब इसमें एक और बात हो गई कि इससे एक नंबर वाला कार्बन एसिमेट्रिक हो गया, तो इसके दो आइसोमर हो गए। एक तरफ तो ये कुछ ऐसे जिसमें H इधर की तरफ है, OH इधर की तरफ है, तो इसको अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें H इधर की तरफ है, OH इधर की तरफ है, तो इसको बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे। हालांकि इसमें ये भी बिल्कुल सही जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो बाद में एक और फार्मूला दिया है हैवर्थ ने, और हैवर्थ ने फार्मूला दिया, उसमें इन्होंने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया, 6 कार्बन वाला जैसे बेंजीन रिंग है उस तरीके से। तो इसमें जो ऑक्सीजन से शुरू किया, एक नंबर वाला कार्बन ये, दूसरा नंबर वाला ये, तीसरा नंबर वाला ये, चौथे नंबर वाला ये, पांचवें नंबर वाला ये, और छठे नंबर वाला ये। इसमें जो इधर की तरफ वाले ग्रुप्स थे उसको लाइन के ऊपर मेंशन किया जाता है, और जो इधर की तरफ वाले ग्रुप्स थे उसको लाइन के नीचे मेंशन किया जाता है। ये वाला फिर भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो वास्तविक है उसके काफ़ी कुछ करीब है। और दूसरी बात ये है कि ये डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड के स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करने के लिए ये ज़्यादा सुविधाजनक है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब आप आइए देखें डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड में कैसे ये जुड़ते हैं। तो जैसे दो मोनोसैकराइड एक दूसरे के पास आए, इसका 1 नंबर वाला कार्बन और इसका 4 नंबर वाला कार्बन, इसमें H इधर की तरफ है, OH इधर की तरफ है, इसमें भी H इधर की तरफ है, OH इधर की तरफ है। ये दोनों जब पास पास आएंगे तो जब भी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पास आते हैं तो उसमें क्या होता है, एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है, खाली एक ऑक्सीजन बच जाता है। तो इस तरीके की बॉन्डिंग हो जाती है, और चूंकि ये 1 नंबर और 4 नंबर के बीच में है, अल्फा फॉर्म में है ये वाला, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसी तरह से कभी ये भी हो सकता है कि ये वाला जो है ये बीटा डी ग्लूकोज हो, जिसमें कि OH इधर की तरफ है 1 नंबर से वाला और H इधर की तरफ है। अब ये कैसे जुड़ेगा, ये OH और ये OH जुड़ना है, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन बचना है, तो ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनता है। इसमें चूंकि ये बीटा मोनोसैकराइड है तो इसलिए इसे कहते हैं 1,4,1,4, इसका 1 नंबर और इसका 4 नंबर, इनके बीच में ये कनेक्ट हुआ तो इसलिए 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं।
इसी तरह से कुछ जगहों पे जैसे पॉलीसेकेराइड में ब्रांचिंग होती है, तो वहां पे जैसे एक मोनोसेकेराइड है, इसका ये आ, 1 नंबर वाला है और ये 6 नंबर वाला है। तो इसका 1 नंबर वाले में भी नीचे OH है और 6 नंबर वाला इसमें भी OH है। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो क्या हो गया, इधर खाली बीच में O रह गया। इसमें 1 नंबर वाला 6 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, इसलिए इसे क्या कहते हैं, 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो नॉर्मल लिविंग सिस्टम की बायोकेमिस्ट्री समझने के लिए आवश्यक है, उनके बारे में। अब इसके बाद ये आप देखिए कि चूंकि ग्लूकोज, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स हमारे लिविंग सिस्टम के लिए इतने आवश्यक हैं, तो इसलिए इनकी मात्रा का कैसे नियंत्रण किया जाता है, इसके लिए भी बहुत अच्छा इंतजाम है। तो आइए देखें, हम जो भोजन लेते हैं वो भोजन फिर भोजन नली में पहुंचता है और उसका पाचन होता है। पाचन से बनता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज फिर ब्लड में जाता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 80 से लेकर के 140 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड मेंटेन की जाती है। इससे कम भी नहीं होने दिया जाता है, इससे ज़्यादा भी नहीं होने दिया जाता है। कैसे होता है ये? जहां इससे ज़्यादा हुआ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद, ये खबर जाती है बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट्स को, जो कि इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजिनेसिस करता है, अर्थात स्टोरेज ऑर्गन लीवर और मसल सेल्स में ले जाकर के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। दूसरी तरफ थोड़ी देर के बाद जो हर सेल ने अपनी ज़रूरत का ग्लूकोज ले लिया, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगी, और जब कम होने लगी तो इसकी खबर गई पैंक्रियाटिक आइलेट्स के अल्फा सेल को। उन्होंने ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट किया। ग्लूकागॉन हार्मोन 2 काम करता है। एक तरफ तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाता है और फिर ये ब्लड में आ जाता है। दूसरा ये भी होता है कि यदि स्टोरेज ऑर्गन में ग्लाइकोजन नहीं है और ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बना लिया जाता है, जिसको ग्लूकोनियोजिनेसिस कहते हैं, और ये ग्लूकोज आ जाता है ब्लड में। इसके बाद नॉर्मली 180 मिलीग्राम तक जो यदि ग्लूकोज पहुंचा, तो वो सारा का सारा किडनी के यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से सराउंडिंग ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसमें कोई ग्लूकोज यूरिन में नहीं जाता है। लेकिन यदि ब्लड में ग्लूकोज लेवल 180 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा हो जाए, तो ये इसकी किडनी के नेफ्रॉन की फिल्टरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ ग्लूकोज जो है यहाँ यूरिन के साथ बाहर जाने लगता है, जिसको फिर हम ग्लाइकोसूरिया या डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस का भी बहुत असर होता है, चिंता, गुस्सा आदि का। तो इमोशनल स्ट्रेस जब भी होता है, तो एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल हार्मोन या एड्रीनलिन बहुत सारी मात्रा में रिलीज कर दिए जाते हैं जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हुई। तो जब गुस्सा आया हमें और शरीर की ताकत एकदम जल्दी से सब ग्लूकोज इस्तेमाल हो गया, कम हुआ, तो इमोशनल स्ट्रेस हुआ, एड्रीनल
ग्लैंड से कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट किया गया। ये तुरंत क्या करते हैं कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करते हैं और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करते हैं, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा फिर बढ़ जाती है। इसीलिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना कि डायबिटीज में सिर्फ चीनी, आलू और चावल खाना या न खाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसके अलावा ये भी है कि हम डायबिटीज के लोगों को और हर व्यक्ति को अपने शरीर के स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए आवश्यक है कि वो चिंता और गुस्सा से बचे। चिंता और गुस्सा के कारण एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं, तो उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाता है। इससे और कई बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आज की बात बस इतनी। थैंक यू वेरी मच।